इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील नंबर 5401 जो 2025 का है। इस सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्टर प्रॉपर्टी पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और इसका जजमेंट पैतृक संपत्ति के बारे में आपके सामने जो भी दुविधाएं हैं उसको दूर कर देंगे। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो या ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या आपको ये वीडियो ही पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का इतिहास शुरू होता है 18 दिसंबर 2078 से, जबकि एक विल क्रिएट किया गया था। 9 मई 2086 को विल के हिसाब से ए, बी और सी में जो इसके 3 बेनिफिशियरी थे, इसकी प्रॉपर्टी उनको शेयर कर दी गई। 16/10/89 को ए ने अपना शेयर बी को बेच दिया। 11 मार्च 1993 को बी ने अपना शेयर और जो ए से खरीदी गई थी वो शेयर मिस्टर एक्स को बेच दी। जैसे वो मिस्टर एक्स को बेची तो बी के जो बच्चे थे, सन और डॉटर थे, उन्होंने जूनियर डिवीजन ट्रायल कोर्ट में सूट फाइल कर दिया जिसमें कहा कि ये प्रॉपर्टी जो बी ने बेची है मिस्टर एक्स को, वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी। चूंकि ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी तो इसमें सभी को पार्टनर का परमिशन या कंसेंट होना जरूरी है या उनको उस प्रॉपर्टी को पार्टीशन करने के बाद ही एक को पार्टनर उसको सेल कर सकता है। इसीलिए ये सेल डीड जो 11 मार्च 1993 को एग्जीक्यूट की गई थी, ये वाइड है। जूनियर डिवीजन ट्रायल कोर्ट ने इसकी कहानी को सुनी और उन्होंने फैसला दिया कि जो पिटिशनर हैं वो सही बता रहे हैं और ये प्रॉपर्टी जो थी वो एंसेस्ट्रल थी। इसीलिए 11 मार्च 1993 की जो सेल डीड एग्जीक्यूट हुई थी इन फेवर ऑफ एक्स, वो वाइड करार दी गई। इस जजमेंट के खिलाफ एग्रीड पार्टी जो मिस्टर एक्स थे, जिन्होंने बी से प्रॉपर्टी खरीदी थी, उन्होंने सीनियर डिवीजन ट्रायल कोर्ट में अपील की। सीनियर डिवीजन ट्रायल कोर्ट ने मिस्टर एक्स के फेवर में फैसला दिया और कहा कि ये बी की प्रॉपर्टी जो उन्होंने एक्स को बेची है वो सेल्फ एक्वायर्ड थी, इसलिए इसमें को पार्टनर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब तक बी जिंदा हैं तब तक उनका अधिकार है, उनके मृत्यु के बाद ही जो उनके लीगल ईयर्स हैं उस प्रॉपर्टी पर उनका अधिकार होगा। सो ये 11 मार्च 1993 का जो रजिस्टर्ड डीड है वो वैलिड है। इस जजमेंट के खिलाफ जो ओरिजिनल पिटिशनर जो मिस्टर बी के सन एंड डॉटर्स थे, उन्होंने अपील किया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने फिर जो जूनियर डिवीजन कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है, उन्होंने उसको बरकरार रखा और कहा कि ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है, इसलिए सभी को पार्टनर का परमिशन या कंसेंट होना जरूरी है। इस जजमेंट के खिलाफ जो एग्रीड पार्टी मिस्टर एक्स थे, उन्होंने अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट में जिसका नंबर था 5401 ऑफ 2025। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे क्या जजमेंट दिया, इस पर आगे चर्चा करने के पहले कुछ मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूं सो दैट कि आप सुप्रीम कोर्ट में दिए गए जजमेंट की बारीकियों को समझ सकें। जैसे मैंने हमेशा वर्ड यूज किया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो जनाब एक कंफ्यूजन लोगों के बीच है 3 प्रॉपर्टी के बारे में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सामान्य तौर पर लोग समझते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी एक ही चीज़ होती है, लेकिन जनाब ये एक ही चीज़ नहीं होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के बारे में। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो आपके 3 जनरेशन पहले खरीदी गई हो और आपके जनरेशन तक उस प्रॉपर्टी का कोई डिवीजन ना हुआ हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो 4 जनरेशन से अधिक पुरानी प्रॉपर्टी है जिसमें डिवीजन नहीं हुआ है, वो प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी माना जाता है। अब जो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल होगी उसमें कोई भी एक सिंगल को पार्टनर अपने शेयर को न तो उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई विल कर सकता है, न वो प्रॉपर्टी बेच सकता है, न वो प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट दे सकता है। चूंकि ये अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, इसलिए उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई यदि पैदा होता है
तो जिस दिन से वो पैदा हुआ उस दिन से ही उसका उस प्रॉपर्टी में उसका शेयर हो जाता है। जबकि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में जब तक प्रीवियस ऑनर जिंदा है तब तक प्रीवियस ऑनर का ही ऑनरशिप होता है। उनकी मृत्यु के बाद ही जो उनके बच्चे हैं उनकी उस पर राइट होती है। लेकिन एंसेस्ट्रल में जैसा बताया हमने कि आप जीवित हैं कोई बात नहीं है, जैसे ही आपके घर में या उस पूरे एचयूएफ में कोई बच्चा पैदा लेता है तो उसका उस पर अधिकार हो जाता है, चाहे उसके पेरेंट्स जीवित हो या जीवित ना हो। और जैसे ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिवीजन या पार्टीशन या शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसी समय उस प्रॉपर्टी का स्टेटस चेंज हो जाता है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से अपना स्टेटस चेंज करके वो सेल्फ एक्वायर्ड हो जाता है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है, यदि कोई ऐसी एंटिटी है जिनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिला हो और सेल्फ एक्वायर्ड भी हो, दोनों ही प्रॉपर्टी हो, तो ऑनर के कंसेंट के हिसाब से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्ट किया जा सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। इसका मतलब जिस दिन से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का स्टेटस चेंज होगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उस दिन से उस फैमिली में कोई भी पैदा होगा तो उसका राइट दोनों प्रॉपर्टी पे मिला होगा, बिकॉज जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी वो कन्वर्ट हो गई है विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जैसा कि नाम से पता चलता है कि आपने अपने सोर्स ऑफ फंड से किसी प्रॉपर्टी को खरीदा है तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ आपको ये स्पष्ट हो गया कि बेसिक डिफरेंस जो एंसेस्ट्रल और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में 4 जनरेशन से अधिक पुरानी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी जो प्रॉपर्टी परचेज की गई हो वो 3 जनरेशन से पहले खरीदी गई हो, कोई डिवीजन या पार्टीशन ना हुआ हो। और यदि आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो आप कोई विल नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते या उसको गिफ्ट नहीं कर सकते। जब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में आप विल भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं। और सेल्फ एक्वायर्ड तो सेल्फ एक्वायर्ड, उसको कुछ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और इसकी नोटिंग में उन्होंने लिखा कि 18/12/78 को जो विल बनाई गई थी, जो एग्जीक्यूट हुई 9 मई 1986 को, और वो प्रॉपर्टी ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। और जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुई और ABC को अपना शेयर मिल गया, वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड हो गई। और बाद में 16 अक्टूबर 1989 को जो A ने अपना शेयर B को बेच दिया, मतलब B का ओरिजिनल शेयर जो मिला था उनको विल के हिसाब से और A से जो परचेज किया था, दोनों ही प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड हो गई हैं। क्योंकि ये सेल्फ एक्वायर्ड है तो जब तक मिस्टर B जीवित है तब तक उनके बच्चों का उस प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं है। और इस प्रकार से मिस्टर B ने जो मिस्टर X को प्रॉपर्टी 11/3/1993 के रजिस्टर्ड सेल डीड के द्वारा बेचा है वो पूरी वैलिड है और इसमें मिस्टर B के बच्चों का कोई अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में और इस जजमेंट के बारे में यदि कोई कन्फ्यूजन हो, जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो इसका कमेंट में जरूर लिखें, हमसे पूछें, हम जल्द से जल्द इसको बताने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो क्लोज होने के पहले बता दूं कि मैं कोई लीगल कंसल्टेंट नहीं हूं, ना ही मेरे पास कोई LLB की डिग्री है। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं।